हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए ट्यूशन्स। तो ये हमारी सेकंड क्लास है सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 की सेकंड क्लास मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर नंबर 12 की। ये हमारे पेपर्स में सबसे लास्ट पेपर होने वाला है। तो मैम कुछ भी शुरू करने से पहले ना हमें आप ये बता दो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग आखिर है क्या। हमने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा और उसमें नाम से भी पता चलता है कि कॉस्ट की अकाउंटिंग करनी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी हमें पता है, बट ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग वर्ड तो पहली बार सुन रहे हैं। और मैनेजमेंट मतलब तो मैनेज करना होता है ना, मैनेजमेंट की हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे? तो वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। व्हाट इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ आर्ट एंड साइंस that deals with financial information and cost accounting records to perform analytical tasks that shall help the top management in their decision making process। आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ के आए थे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप पढ़े हो। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आप रिजल्ट्स प्रिपेयर करते हो, रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करते हो, उन रिकॉर्ड्स का आप यूज़ भी तो करना है ना। वो सारे रिकॉर्ड्स आपने रिजल्ट्स वो क्यों बनाए हैं? किसी पर्पज़ के लिए बनाए हैं। क्या पर्पज़ के लिए आपने वो रिकॉर्ड्स बनाए हैं? डिसीजन मेकिंग के लिए बनाए हैं। तो जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल रिजल्ट्स का आप यूज़ करते हो फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग, उन कॉस्ट रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को जब आप एनालाइज करते हो फॉर द पर्पस ऑफ इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, उसे हम कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये एक आर्ट है और इसे हम एक साइंस भी कह सकते हैं। जैसे कि हम हमेशा से पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ आर्ट एंड साइंस दोनों होती है, क्योंकि ये स्किल बेस्ड है। आर्ट क्यों है? एक जो मैनेजर है उसके स्किल के ऊपर बेस्ड है ना ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कैसे? अब मैनेजर वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को, कॉस्ट रिकॉर्ड्स को अच्छे से एनालाइज करेगा, समझेगा। उसके पास स्किल होनी चाहिए ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने की, उसे समझने की, सही डिसीजन लेने की, ऑर्गेनाइजेशन को सही डायरेक्शन में लेके जाने की। तो ये स्किल बेस्ड है, इसलिए ये आर्ट है। बट ये साइंस भी है, क्योंकि इसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं, जिसकी वजह से ये साइंस भी है। दैट डील्स विद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड कॉस्ट रिकॉर्ड्स टू परफॉर्म एनालिटिकल टास्क। ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज़ करता है दैट शैल हेल्प द टॉप मैनेजमेंट इन देयर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जिसकी वजह से टॉप मैनेजमेंट अपना डिसीजन बना सकती है, इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना सकती है। तो यही पढ़ने वाले हैं हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। तो आज जो हमारा मेन टॉपिक है, आज से हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? दैट इज़ डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट। आज से हम ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। व्हाट इज़ डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट? अब देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, आप बिग ऑर्गेनाइजेशन की बात करो तो उसके बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं ना। जैसे ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एक एचआर डिपार्टमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट है, एडमिन डिपार्टमेंट है, अकाउंट एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है। कितने सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। तो डिविजनल परफॉर्मेंस में हम डिसेंट्रलाइजेशन यूज़ करते हैं। नाउ मैम, व्हाट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन? तो डिसेंट्रलाइजेशन बेटा, इसका मतलब होता है कि आप एक सिंगल डिपार्टमेंट वाइज आप उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हो। डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट में आप क्या करते हो कि आप एक सिंगल डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को मेजर करते हो। होल ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस तो मेजर होगी ही होगी, बट आप एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट की भी परफॉर्मेंस मेजर करते हो। क्यों करते हैं मैम हम इंडिविजुअल डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस मेजर? हम तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस देखेंगे ना। एक डिपार्टमेंट का हम क्या करेंगे? बहुत काम है एक डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना भी। आपको चेक करना है कि आपका एचआर और पेरोल डिपार्टमेंट है ना, ये किसी और डिपार्टमेंट के साथ मर्ज हो सकता है और तब भी हम उतना ही काम कर सकते हैं। बट ये इंडिविजुअल होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है हमें। ये डिपार्टमेंट बंद होना चाहिए, इससे हमारी कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है, इन एम्प्लॉयज़ को एक्स्ट्रा सैलरी देनी पड़ रही है। आप सोच रहे हो कि एचआर डिपार्टमेंट को ना हम एडमिन डिपार्टमेंट के साथ मर्ज कर सकते हैं, मतलब इन्हीं एम्प्लॉयज़ को हम ये काम दे देंगे, क्योंकि इनके पास ना एक्स्ट्रा टाइम रहता है, तो वो उस एक्स्ट्रा टाइम की इन्हें एक्स्ट्रा पे मिल रही है, तो इन्हीं से वो काम करवा लेते हैं ना। ये डिपार्टमेंट बंद कर देते हैं तो हमारी उतनी कॉस्ट बचेगी। तो इसीलिए आपको परफॉर्मेंस मेजर करनी होती है डिफरेंट डिपार्टमेंट की, जिससे आप ये पता कर सको कि कौन सा डिपार्टमेंट आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है और कौन सा डिपार्टमेंट आपको सबसे ज़्यादा लॉस दे रहा है। ये होता है डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट। इन
अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इट्स डिविजन्स वर्क इन अ डिसेंट्रलाइज्ड मैनर। हर एक डिवीज़न एक डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में वर्क करती है। डिसेंट्रलाइज्ड मैनर मतलब वो डिवीज़न अपने डिसीजंस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होती है, अपने वर्क के लिए, अपने प्रॉफिट एंड लॉस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर अकाउंट्स एंड टैक्सेशन में मुझे लॉस हो रहा है तो यही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, होल ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इन्हें ही जवाब देना पड़ेगा कि इन्हें ये लॉस क्यों बेयर करना पड़ा है। ठीक है, इसका ये मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन का। दैट इज़ डिविजनल मैनेजर आर गिवन इन अथॉरिटी टू टेक डिसीजंस। जो उस डिवीज़न का मैनेजर है ना, उसे अथॉरिटी दी गई है तो अपनी डिवीज़न का डिसीजन खुद ले, तुझे किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में सोचो कि सारे ही टॉप लेवल के पास जाते रहें डिसीजंस अपने अप्रूव करवाने के लिए, तो टॉप मैनेजमेंट पे कितना वर्कलोड हो जाएगा, उन्हें और भी तो काम होते हैं। तो इसीलिए ये डिसेंट्रलाइजेशन कर देते हैं लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप खुद डिसीजंस लो, बट अगर आपके डिसीजन की वजह से कल को कुछ उल्टा सीधा होता है तो आप ही रिस्पॉन्सिबल रहने वाले हो। ठीक है, नेक्स्ट इज in a large business its division work in a decentralized manner, that is divisional manager are given in authority to take decisions for their division with the objective to maximize profit at divisional level। अब उन्हें डिसीजंस किस ऑब्जेक्टिव के साथ लेने हैं कि उनका डिवीजन लेवल पे प्रॉफिट इंक्रीज़ हो। उन्हें होल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो सोचना है, बट सबसे पहले उन्हें सोचना है कि उनका अपना डिवीजन का प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ हो। अगर आपका अपना डिवीजन का प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ होगा, आप कल को मैनेजर के पास जाके कह सकते हो कि हमारी डिवीजन आपको इतना प्रॉफिट करके दे रही है, हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है। आपको मैनेजर खुश होकर बोनस दे सकता है, इंक्रीमेंट्स दे सकता है। इसलिए आपका मेन मोटिव क्या होता है कि आपको अपनी डिवीजन का प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट ईच डिवीजन ट्रीट इटसेल्फ एज अ प्रॉफिट सेंटर। आप अब हर डिवीजन को एक प्रॉफिट सेंटर की तरह देख रहे हो ना। अब ये देखो, ये डिफरेंट डिवीजन्स हैं, ये हर डिवीज़न अपना अपना प्रॉफिट कमा रही हैं, तो ये सारी डिवीजन्स प्रॉफिट सेंटर हो जाती हैं ना। अब सोचो अगर ऐसी डिवीज़न है, ये है परचेज डिवीज़न, एक परचेज डिपार्टमेंट है, फिर आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फिर आपका सेल्स डिपार्टमेंट है। ठीक है, अब सेल परचेज डिपार्टमेंट जो रॉ मटेरियल परचेज करके लेके आ रहा है ना, जब वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे रहा है तो इस पे से ना थोड़ा प्रॉफिट चार्ज करके दे रहा है, सोचो उसे। और जब ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट को दे रहा है ना, तो ये भी इसे थोड़ा सा प्रॉफिट चार्ज करके दे रहा है। क्यों दे रहा है ये प्रॉफिट चार्ज करके? ताकि वो अपनी डिवीज़न की परफॉर्मेंस बता सके कि हम इतना प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, ये आप अकाउंट्स में पढ़ोगे अच्छे से। अभी के लिए आप इतना समझो, अब जिसको मेरी बात ये नहीं समझ आई है वो इस बात को भूल जाओ। मैं आपको अकाउंट्स में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, ब्रांच अकाउंटिंग में अच्छे से समझाऊंगी ये डिपार्टमेंट प्रॉफिट्स का कंसेप्ट। अभी के लिए इतना समझो कि अब ये देखो, एचआर एंड पेरोल डिपार्टमेंट अपने डिसीजंस लेके अपने प्रॉफिट कमा रहा है, ये भी प्रॉफिट कमा रहा है, ये भी प्रॉफिट कमा रहा है, तो ये सारी प्रॉफिट सेंटर्स हो गए ना, वही बात उन्होंने वहाँ पर बोली है। It can also be said that each division treat itself as a profit center, since the performance bonus of the divisional manager is tied to the performance of their division। मैंने वही बोला कि जो डिविजनल मैनेजर हैं, जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी बोनस किसके ऊपर डिपेंड करती है? उनके डिवीज़न की परफॉर्मेंस के ऊपर। मेजर्स टू इवेल्यूएट डिविजनल परफॉर्मेंस आर टू बी लर्न। अब मैंने इतना तो बोल दिया कि आपको डिवीज़न की परफॉर्मेंस को मेजर करना है, बट आप उस डिवीज़न की परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करोगे? कैसे आपको पता चलेगा ये डिवीज़न अच्छा परफॉर्म कर रही है कि घटिया परफॉर्म कर रही है? तो उसके लिए कुछ मेथड्स होंगे, आपको 4 मेथड्स पढ़ने हैं, वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट मेथड है हमारे पास रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब, सबसे पहले तो इक्विटी मतलब आप सबको पता ही होगा, मतलब जो शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के अंदर, है ना, उसे कहते हैं इक्विटी। अब इक्विटी के ऊपर जितना रिटर्न आ रहा है, मतलब कि जो शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट किया है, अगर शेयर होल्डर्स ने 10 लाख इन्वेस्ट किया है तो उस 10 लाख के ऊपर उन्हें कितना रिटर्न आ रहा है, कितना डिविडेंड आ रहा है, वो हो जाएगा रिटर्न ऑन इक्विटी। मतलब वो कितना कमा पा रहे हैं अपने जो उन्होंने इक्विटी डाली है उसके ऊपर, वो कितना कमा पा रहे हैं। तो इससे आप डिवीज़न की परफॉर्मेंस मेजर कर पाओगे ना, कि ये वाली डिवीज़न है, जैसे सोचो ये आईटी डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट शेयर होल्डर्स को 20 लाख रिटर्न ऑन इक्विटी दे रहा है, और अकाउंट्स डिपार्टमेंट शेयर होल्डर्स को
10 लाख रिटर्न ऑन इक्विटी दे रहा है, तो किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, कौन सी डिवीज़न की परफॉर्मेंस अच्छी है, IT डिपार्टमेंट की। ठीक है, इस तरह से दो कंपनीज़ के बीच में भी आप कंपैरिजन कर सकते हो। एक है, ये सोचो कंपनी A एंड ये कंपनी B, ये रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे रही है 20% एंड ये दे रही है 10%। जितना आपने इन्वेस्ट किया उसका 10% आपको रिटर्न मिलेगा और जितना आपने इन्वेस्ट किया उतना 20% आपको रिटर्न मिलेगा। तो किस में इन्वेस्ट करना आप पसंद करोगे, किसकी परफॉर्मेंस आपको अच्छी लग रही है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है ना। तो इसीलिए रिटर्न ऑन इक्विटी भी एक मेथड है जिससे आप परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो, डिवीजन की परफॉर्मेंस को। अब रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाई टोटल इक्विटी इंटू 100। अब प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कैसे निकलता है, अगर आपने तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा है तो उसका जो आपका लेवरेज का चैप्टर होगा उसमें आपने प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर निकलेगा। बट मैं अज्यूम कर रही हूँ कि कुछ बच्चे हैं जो सिर्फ मेरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का लेक्चर देख रहे होंगे, तो मे भी आपने FM में प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ना पढ़ी हो, तो इसलिए मैं आपको पूरा बता ही देती हूँ प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट से भी। अगर इसके बाद आप FM पढ़ोगे तो वो भी आपके लिए ईजी रहेगा, अगर FM पढ़ने के बाद ये देख रहे हो तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट से हम प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स निकाल सकते हैं। मैम एक बार फिर से बताना, हमें प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर क्यों चाहिए। ROE से हम किसी भी डिवीजन की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। तो ROE का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी इंटू 100। इनको सबको एक एक करके समझते हैं और फिर देखते हैं कि ये फॉर्मूला आया कैसे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कैसे निकलता है। तो प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर हम प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट से निकाल सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट क्या होती है, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट इसे कहते हैं, जैसे आप अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो ना, तो FM में भी एक इनकम स्टेटमेंट बनती है जिसे हम प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट भी कहते हैं, वो इस तरह से बनती है। सबसे पहले हम इसमें लेते हैं सेल्स में से आप लेस कर दोगे वेरिएबल कॉस्ट, तो आपकी आ जाएगी कंट्रीब्यूशन। क्या लेना है, सबसे पहले आपको सेल्स में से लेस कर दोगे आप वेरिएबल कॉस्ट, तो आपका निकल के आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दोगे तो आपकी आ जाएगी EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, फिर से बोलो मेरे साथ, सेल्स लेंगे, सेल्स में से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट तो आ जाएगा हमारा कंट्रीब्यूशन में लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट तो आ जाएगी हमारी EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से एक बात समझ पा रहे हो कि इसके बाद हम क्या माइनस करने वाले हैं, इंटरेस्ट माइनस करने वाले हैं। तो इसमें से लेस कर देंगे इंटरेस्ट तो आ जाएगा हमारा EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। तो अभी इसमें से क्या माइनस होना चाहिए, टैक्स माइनस होने वाला है, तो टैक्स लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स, पैट या ईट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स इसे कह सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास प्रॉफिट आ गया, टैक्स इंटरेस्ट वगैरह सब माइनस करने के बाद अब इसमें से आपको प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दें, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड जाएगा, क्योंकि एक होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर, है ना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले डिविडेंड मिलता है, उन्हें डिविडेंड पे करने में प्रेफरेंस मिलती है, और इक्विटी शेयर होल्डर्स को बाद में डिविडेंड मिलता है, ये तो पता ही होगा आपको। तो सबसे पहले हम प्रेफरेंस डिविडेंड लेस कर देंगे तो हमारे पास फिर क्या बच जाएगा, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, इतनी अर्निंग हमें इक्विटी शेयर होल्डर को देनी है। ठीक है, समझ आया, ये ऐसे हमारा निकलता है अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये निकल गया हमारा प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। उसे उन्होंने बोला डिवाइड करना है टोटल इक्विटी से। अब टोटल इक्विटी का क्या फॉर्मूला होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब इस फॉर्मूला में हमने एक अजम्पशन लेके रखी है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल टोटल इक्विटी में इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि डिवाइड करना है आपको टोटल इक्विटी को, तो इक्विटी में प्रेफरेंस शेयर थोड़ी आना चाहिए, है ना। तो इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऐड नहीं होगा। टोटल प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर का फॉर्मूला प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट से हम निकाल लेंगे। टोटल इक्विटी में आप क्या लेने वाले हो, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप उसमें नहीं लेने वाले। तो अगर आप प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर को टोटल इक्विटी से डिवाइड कर दोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो आपके पास आ जाएगा रिटर्न ऑन इक्विटी। अब बेटा देखो,
आपको सोचो टोटल इक्विटी दे रखी होती 10 लाख, है ना, कि शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट किया 10 लाख, और आपको बोला कि आपको इस 10 लाख के ऊपर कितना रिटर्न मिलेगा, 10% का रिटर्न मिलने वाला है। 10 लाख के ऊपर आपको 10% का रिटर्न मिलने वाला है। तो आपका आ जाता ना अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, कि कितनी अर्निंग मिलने वाली है इक्विटी शेयर होल्डर को। 10 लाख का आप 10% करोगे तो 10 लाख का आप 10% करोगे तो आपको कितनी अर्निंग मिल जाएगी, 1 लाख रुपीज़ अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। क्या किया हमने, जितनी हमने इक्विटी डाली, शेयर होल्डर्स ने बोला कि हम 10 लाख डालने वाले हैं, इक्विटी डाली जितनी हमने, शेयर होल्डर्स ने बोला हम 10 लाख डालने वाले हैं, इनटू कर देंगे जितना आपको रिटर्न देने वाले हैं, तो आपकी अर्निंग्स आ जाएंगी ना, है ना। अब इस फॉर्मूले में आपको ये रेट निकालना है, आपको ये रेट नहीं पता है तो कैसे करोगे आप, ROE को यहीं रहने दो, है ना। ROE आपको नहीं पता है, आपको अर्निंग पता है, तो अर्निंग यहाँ पे आ जाएगी, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, और ये जो है आपका ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा ना, क्योंकि ये भी आपको पता है, तो इक्विटी नीचे आ जाएगी, है ना, इक्विटी आपकी नीचे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। ऐसे ही ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है, बट इसे हमने मल्टीप्लाई किया 100 से। क्यों किया, क्योंकि हमें ये परसेंट में चाहिए, तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो परसेंट में आंसर आएगा ना। तो ऐसे ये फॉर्मूला बना है। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो आप ये फॉर्मूला को लर्न भी कर सकते हो, नहीं तो आप थोड़ा सा वीडियो बैक करके देखना, आपको समझ आ ही जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमने एक अजम्पशन देखी कि हमने टोटल इक्विटी में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को इंक्लूड नहीं किया। बट बेटा देखो, जब आप जब आप कैपिटल की बात कर रहे हो, शेयर कैपिटल की बात कर रहे हो, तो प्रेफरेंस शेयर भी आना चाहिए, बट हमने इसमें अजम्पशन लिया है कि नहीं आएगा प्रेफरेंस शेयर। तो एक बेटर फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑन इक्विटी का। क्या फॉर्मूला होता है, नेट इनकम यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इक्विटी इनटू 100। ऊपर हमने प्रेफरेंस शेयर नहीं लिया था, बट यहाँ पे हम इक्विटी शेयर भी लेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस भी लेंगे और प्रेफरेंस शेयर भी लेंगे। क्यों लेंगे मैम, यहाँ पे आपने इक्विटी बोला है और इक्विटी के नाम पे आप प्रेफरेंस शेयर ले रहे हो, ऐसे कैसे। ऊपर भी इस फॉर्मूला में भी इक्विटी था, इसीलिए हमने प्रेफरेंस शेयर नहीं लिया। ये तो नॉर्मल सी बात थी, फिर आप क्यों कह रहे हो कि हम प्रेफरेंस शेयर लेंगे, और आप ये भी क्यों कह रहे हो कि ये बेटर फॉर्मूला है। क्योंकि देखो बेटा, US के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि वो ना कभी भी इक्विटी शेयर को इक्विटी शेयर नहीं कहते हैं, वो इक्विटी शेयर को कहते हैं कॉमन शेयर्स, और प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। और जब वो इक्विटी वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो उनका इक्विटी में ये दोनों आ जाता है। हमारे इंडिया में हम इक्विटी शेयर कैपिटल को इक्विटी शेयर कैपिटल कहते हैं, है ना, मतलब हम जो शेयर कैपिटल नॉर्मल मेंबर से आ रही होती है उन्हें इक्विटी शेयर कैपिटल कहते हैं। तो हमारा ये जो इक्विटी वर्ड जब आता है ना, तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आ जाती है कि हम सिर्फ इक्विटी लेंगे, प्रेफरेंस नहीं लेंगे। बट ये कंसेप्ट जो है रिटर्न ऑन इक्विटी का, ये कंसेप्ट US के कंसेप्ट से उठाया गया है, तो उनके अकॉर्डिंग उनकी इक्विटी में ये दोनों आते हैं, क्योंकि वो इक्विटी शेयर कैपिटल को इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं कहते हैं, वो उसे कॉमन शेयर्स कहते हैं। तो उन्होंने जब यहाँ पे इक्विटी वर्ड बोला तो उनके कॉमन शेयर्स भी आए एंड प्रेफरेंस शेयर्स भी आए। बट जब हमने उनका पूरा का पूरा ये फॉर्मूला उठाया और हमने यहाँ पे इक्विटी लिखा, तो हमने समझा कि इक्विटी मतलब ये इक्विटी, बट इक्विटी का मतलब ये इक्विटी नहीं है, इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर है। ठीक है, इसीलिए ये एक दूसरा फॉर्मूला हो रहा है। ठीक है मैम, ये तो समझ आया कि इक्विटी में प्रेफरेंस शेयर क्यों लिया। तो फिर जब हमने यहाँ पे इक्विटी में प्रेफरेंस शेयर लिया, तो आपने यहाँ पे ऊपर नेट इनकम क्यों लिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्यों लिया। यहाँ पे तो आपने लिया था अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, बट नीचे आप ले रहे हो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये क्यों। अब देखो बेटा, ऊपर वाले फॉर्मूला में ध्यान से समझना इसे, ऊपर वाले फॉर्मूला ने आपने प्रेफरेंस शेयर नहीं लिया, तो आपने लिया प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। बट नेक्स्ट फॉर्मूला में आप प्रेफरेंस शेयर ले रहे हो। ये देखो, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट पे जाओ, यहाँ पे ये देखो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करोगे तो आपका अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आता है ना। तो ऊपर वाले फॉर्मूला में जब हमने प्रेफरेंस शेयर को लिया ही नहीं, तो प्रेफरेंस डिविडेंड यहीं पे माइनस कर देंगे। बट नीचे वाले फॉर्मूला में हम प्रेफरेंस शेयर को भी ले रहे हैं, मतलब कि जब हम रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल रहे हैं ना, तो हम ये भी देख रहे हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर को कितना रिटर्न मिलने वाला है, प्लस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना रिटर्न मिलने वाला है। तो फिर प्रेफरेंस डिविडेंड क्यों माइनस करें, तो फिर तो हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही लेंगे ना, पीछे वाला। बट ऊपर वाले फॉर्मूला
फॉर्मूला में हम सिर्फ ले रहे हैं अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, सॉरी ऊपर वाले फॉर्मूला में हम क्या ले रहे हैं, सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल ले रहे हैं, प्रेफरेंस को नहीं ले रहे हैं हम, प्रेफरेंस को, इसीलिए उसमें प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस किया है और हमने अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर लिया है। ठीक है, फिर से बताती हूँ, नीचे वाले फॉर्मूला में हम इक्विटी के साथ प्रेफरेंस को भी ले रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी ले रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी मिल रहा है ना, मतलब उन्हें अपने शेयर कैपिटल के ऊपर जो रिटर्न मिल रही है वो हम देख रहे हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितनी मिल रही है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितनी मिल रही है, दोनों को कितनी मिल रही है। तो हम अपने प्रॉफिट में से प्रेफरेंस डिविडेंड को क्यों माइनस करें, वो तो हमें अभी देखना है ना इस फॉर्मूला में उन्हें कितनी मिल रही है, तो इसलिए हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेंगे। बट अगर हम ऊपर वाला फॉर्मूला देखें तो उसमें हम रिटर्न ऑन इक्विटी सिर्फ देख रहे हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर को कितनी मिल रही है, ये इक्विटी शेयर होल्डर अपनी शेयर कैपिटल पे कितना कमा रहा है, तो इसीलिए हमने प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस किया और अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर लिया सिर्फ। ठीक है, समझ आया आपको, यहाँ पे हमने नेट इनकम क्यों लिया, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्यों लिया। ठीक है, अब ठीक है मैम, ये भी समझ आ गया, ये भी ठीक समझ आ गया। अब ये बताओ कि यहाँ पे एवरेज वर्ड क्यों लिया है, ऊपर तो आपने टोटल इक्विटी वर्ड लिया था, बट यहाँ पे आपने एवरेज वर्ड क्यों लिया है वो भी बता देती हूँ। वाई एवरेज, when there is one P&L item and one balance sheet item in a ratio, then take average of balance sheet item, because income statement is flow statement, which means it is calculated over a year, whereas balance sheet is a stock account that is on a certain period of time, that is day. Since we cannot compare year to day, so we convert day into year by taking the average of two balance sheet items. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये देखो ऊपर वाले फॉर्मूला में ये भी आपकी बैलेंस शीट आइटम है, ये भी आपकी बैलेंस शीट आइटम है ना। देखो ये प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये आपकी एक बैलेंस शीट आइटम है, ये तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाती है क्योंकि ये तो डिविडेंड बोल रहा है ना, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो ये तो आपकी बैलेंस शीट आइटम है। और टोटल इक्विटी ये तो है ही बैलेंस शीट आइटम। जब आपकी दोनों बैलेंस शीट आइटम है तो आपको एवरेज नहीं लेना है, बट जब आपकी एक इनकम स्टेटमेंट आइटम है और एक बैलेंस शीट आइटम है उस केस में आपको एवरेज लेना है। क्यों लेना है एवरेज, क्योंकि जो आपकी इनकम स्टेटमेंट होती है वो फॉर ए ईयर बनती है ना। जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो उस पर देखना कभी भी आप फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड लिखते हो, मतलब एक पूरे ईयर के लिए बनती है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ईयर की स्टार्टिंग से लेके ईयर के एंड तक क्या क्या हुआ, कौन कौन सी इनकम हुई, कौन कौन सा खर्चा हुआ, वो सारी चीज़ें हम लिखते हैं उसमें। बट जो आपकी बैलेंस शीट है वो किसी एक डेट पे बनती है ना। बैलेंस शीट हमें बताती है कि आज 31 मार्च पे हमारी बिजनेस की क्या पोजीशन है, कहाँ पे हमारा बिजनेस स्टैंड करता है। तो इनकम स्टेटमेंट हमारा एक फ्लो स्टेटमेंट होती है, मतलब कि वो हमें पूरे साल का चीज़ें बताती है, बट बैलेंस शीट किसी एक पर्टिकुलर दिन पे बताती है। तो ये कहाँ तक वाजिब है कि आप एक चीज़ ईयर की ले लो और एक चीज़ डे की ले लो। एक चीज़ ईयर और एक चीज़ डे को लेके आप कंपेयर नहीं ना कर सकते हो, रेशो नहीं निकाल सकते हो। तो इसीलिए हम बैलेंस शीट आइटम को ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, ईयर में एवरेज लेके कन्वर्ट करते हैं। दो बैलेंस शीट आइटम्स की एवरेज लेके हम उस डे को ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। किन दो आइटम्स की एवरेज लेते हैं, ओपनिंग एंड प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करके हम अपने डे वाले आइटम को ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर ये दो कंपैरेबल ग्राउंड्स हो गए। ऊपर हमारी इनकम स्टेटमेंट की आइटम तो है ही ईयर पर, ये भी ईयर पे आ गई। जब हमने उसका एवरेज ले लिया तो दोनों कंपैरेबल हो गए, फिर आप निकाल सकते हो अपना रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, दो फॉर्मूला पढ़े हमने रिटर्न ऑन इक्विटी के, एक पढ़ा प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी, एंड इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंक्लूड नहीं होता है, इसीलिए हमने एक इसका बेटर फॉर्मूला पढ़ा, दैट इज नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज इक्विटी इनटू 100। ठीक है, बहुत डीप में मैंने आपको ये सारे कंसेप्ट समझा दिए हैं। अगर आपको नहीं समझ लगी है तो आप वीडियो पॉज करके एक बार फिर से दोबारा से देखो, आ जाएगी समझ। अब हमें ब्रेक डाउन ऑफ ROE फॉर्मूला करना है। ROE का जो फॉर्मूला है ना वो 3 फॉर्मूलाज को जोड़ के बना हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स इनटू एवरेज टोटल एसेट्स इनटू एवरेज इक्विटी। अब देखो ये सेल्स
सेल्स कट गया, एवरेज टोटल एसेट कट गया आपस में, तो बचा क्या एंड में? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इक्विटी। यही तो फॉर्मूला हम ऊपर पढ़ के आए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इक्विटी, रहा तो वही फॉर्मूला ना। तो बस हमने उस फॉर्मूला को 3 हिस्सों में तोड़ दिया है कि ये फॉर्मूला कहाँ कहाँ से आया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स का मतलब नेट मार्जिन, सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स का मतलब टोटल एसेट टर्नओवर रेशो, एवरेज टोटल एसेट डिवाइडेड बाय एवरेज इक्विटी का मतलब इक्विटी मल्टीप्लायर। ठीक है, अब ये तीनों चीज़ें हमें क्या बताती हैं? ये नेट मार्जिन, टोटल एसेट टर्नओवर रेशो, इक्विटी मल्टीप्लायर, ये सब हमें क्या बताते हैं? नेट मार्जिन हमें बताता है प्राइसिंग पावर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स, इसे हम कहते हैं नेट मार्जिन, और ये हमें बताता है प्राइसिंग पावर। प्राइसिंग पावर का मतलब कि आपके पास जो आपका प्रोडक्ट है उसके पास कितनी प्राइसिंग पावर है, मतलब आप उसके ऊपर कितना प्रॉफिट मार्जिन चार्ज कर सकते हो। इसकी बेस्ट एग्जांपल देखो आप आईफोन, और दूसरी तरफ देखो आप सैमसंग। अब आईफोन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आप लाखों तक चार्ज कर सकते हो, भले उसकी कॉस्ट आपको 50,000 पड़ रही हो, बट आप उसके ऊपर 2 लाख तक चार्ज कर सकते हो, क्योंकि आपके प्रोडक्ट में प्राइसिंग पावर है। आप जितना भी चार्ज करो लोग वो पे करने के लिए रेडी होंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रॉफिट मार्जिन उसमें रख सकते हो। बट वहीं पे आप सैमसंग को देखो, सैमसंग आप 1 लाख का ले आओगे तो कोई खरीदेगा उसे? नहीं खरीदेगा, जब तक आपके उस प्रोडक्ट में उतनी क्वालिटीज़ नहीं दिखेगी। आईफोन को देखो, बस उसका डिज़ाइन बदल जाता है, कभी कैमरा यहाँ होता है तो कभी कैमरा यहाँ होता है। बट सैमसंग का अगर आपको 1 लाख में बेचना है तो आपको उसमें कुछ अच्छी क्वालिटीज़ लेके आनी पड़ेगी। तो ये होता है प्राइसिंग पावर। आईफोन कंपनी के पास प्राइसिंग पावर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये समझ आया आपको? नेक्स्ट है टोटल एसेट टर्नओवर रेशो, इसका फॉर्मूला सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स। अब ये हमें क्या बताती है? टोटल एसेट टर्नओवर रेशो ये हमें बताती है इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब आप अपने रिसोर्सेज का कितनी इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हो। अगर देखो आपने एसेट अपनी कंपनी में लगाया है 10 लाख रुपए का, और वो एसेट आपको 1 लाख तक की इनकम जनरेट करके दे रहा है, तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है ना। बट यही आपने एसेट लगाया है 10 लाख का, और वो एसेट आपको सिर्फ 9 लाख की इनकम जनरेट करके दे रही है, तो वो कंपनी घटिया परफॉर्म कर रही है। आप उसमें पैसा लगाना चाहोगे? नहीं लगाना चाहोगे। तो ये भी डिवीजन की परफॉर्मेंस मेजर करने में हेल्प कर रही है, टोटल एसेट टर्नओवर रेशो। उसी तरह से प्राइसिंग पावर भी डिविजनल परफॉर्मेंस में हेल्प करती है। अगर आपके प्रोडक्ट में प्राइसिंग पावर बहुत ज़्यादा है तो मतलब आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो, तो उसमें आप ज़्यादा पैसा लगाओगे। जितनी आपकी नेट मार्जिन हाई होगा उतना वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। उसी तरह जितनी आपकी टोटल एसेट टर्नओवर रेशो हाई होगी उतना कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। टोटल एसेट टर्नओवर रेशो हाई होना मतलब कि अगर आप 10 लाख के एसेट लगा रहे हो तो वो आपको 1 करोड़ की इनकम जनरेट करके दे रही है। जितनी हाई जा रही है उतना पैसा आपको ला के दे रही है। ठीक है, तो इन दोनों में जितना ये हाई जाएंगी उतना कंपनी के लिए अच्छा होगा, उतनी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी मानी जाएगी। बट यहाँ पे हम देखिए फाइनेंशियल लेवरेज इसका अलग से ही जाता है। फाइनेंशियल लेवरेज जितना हाई होगा उतना कंपनी में पैसा लगाना रिस्की होगा। क्यों? सबसे पहले तो ये देखो फिर फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब क्या है। फाइनेंशियल लेवरेज मतलब कि आपकी कंपनी में डेट कितना है, आपने लोगों से डिबेंचर्स या फिर लोन से पैसा कितना उठाया हुआ है। अब लोन और डिबेंचर्स देखो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अगर आपने लोन उठाया हुआ आपकी कंपनी में, आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको लोन रीपे करना ही करना है। जब उसकी इंस्टॉलमेंट आई है आपको देनी ही देनी है। बट यही आप शेयर होल्डर्स का पैसा देखो तो शेयर होल्डर्स को पैसा देना ज़रूरी नहीं होता। आपके पास पैसे हैं, कंपनी के पास पैसे हैं तो वो देगी, नहीं है तो नहीं देगी, फिर कभी देगी। बट लोन जितना ले रखा है आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। आपको लॉस में जाना पड़े बट आपको पेमेंट करनी ही है। अगर नहीं पेमेंट करोगे तो कंपनी ख़त्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो जितना आपने उधार पे पैसा ले रखा होता है ना उतना आपका फाइनेंशियल लेवरेज हाई शो करता है। तो मतलब अगर आपका फाइनेंशियल लेवरेज हाई है
तो इससे आप देख के बता सकते हो कि कंपनी में डेट बहुत ज़्यादा है, उधारी का पैसा बहुत ज़्यादा है जिसे देना बहुत ज़रूरी है। तो आप उसमें पैसा लगाना चाहोगे एज ए इक्विटी शेयर होल्डर? नहीं लगाना चाहोगे, क्योंकि ये कंपनी कभी भी बंद हो सकती है। बट अगर किसी कंपनी का फाइनेंशियल लेवरेज लो है, मतलब इसने 10 लाख उठाया हुआ है जिसमें से 9 लाख इक्विटी शेयर होल्डर्स से आया है और बाकी बचा सिर्फ 1 लाख इसने लोन से उठाया, तो आप इसमें पैसा लगाना चाहोगे, क्योंकि 1 लाख का लोन है, बहुत कम लोन है, ज़्यादा इसने पैसे शेयर होल्डर्स से उठाए हुए हैं। तो ये कंपनी अच्छी है, साउंड है, इसमें पैसा आप लगा सकते हो। ठीक है, अब इन तीनों के ऊपर आपका आरओई डिपेंड करता है। आपका आरओई हाई या लो इन तीनों की वजह से होता है। ये तीनों हाई हैं या ये तीनों लो हैं, इससे आपका आरओई डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो आप डायरेक्ट आरओई से अगर देखो, आपने ये जो इसे तोड़ा ना, ये आरओई के फॉर्मूला को तोड़ा, इसे हम क्या कहते हैं? डुओपोंट एनालिसिस। क्या कहते हैं हम इसे? डुओपोंट एनालिसिस। अब देखो बेटा, आपने सोचो आपको एक कंपनी का सारा वो दिया गया, डिटेल्स दी गई और आपको देखना है कि इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं। ठीक है, आपने ये आरओई वाला फॉर्मूला लगाया डायरेक्ट और इसने बता दिया कि इस कंपनी का आरओई ना 200% है। आपने देखा वाह भाई इतना अच्छा आरओई, मतलब ये तो मुझे, अगर मैं 10 लाख कमा रहा हूँ तो ये तो मेरे को 200% रिटर्न देने वाली है। 10 लाख का 200% देने वाली, मतलब पूरा 20 लाख देने वाली है। 10 लाख के बदले पैसा डबल करके ही देगी ये तो। बट वहीं आप इसके ऊपर डुओपोंट एनालिसिस लगाओ, ये वाला लगाया आपने डुओपोंट एनालिसिस, तो आपको पता चला कि ये 200% इतना हाई इस वजह से है कि इसमें सिर्फ है 20%, इसमें है 50%, एक में है 20%, यहाँ पे आपका 20% है, यहाँ पे आपका 50% है। तो आपका इसकी वजह से ज़्यादा हाई जा रहा है ना। किसकी वजह से आपका ज़्यादा हाई जा रहा है? इक्विटी मल्टीप्लायर की वजह से, फाइनेंशियल लेवरेज की वजह से। यहाँ पे आपका सिर्फ 20 है, यहाँ पे 50 है और यहाँ पे 130 है। कितना डिफरेंस है? प्राइसिंग पावर तो है ही नहीं प्रोडक्ट का। टोटल ऐसे टर्नओवर रेशियो तो बहुत कम है, 50% है सारी। इतना लेवरेज, इसने इतना डेट उठाया हुआ, 130% इसका फाइनेंशियल लेवरेज है, मतलब इसका डेट ज़्यादा है। तो इस कंपनी में पैसा लगाना बहुत ज़्यादा रिस्की है। यही आपने अगर इस नॉर्मल से देखा तो आपको कंपनी बहुत अच्छी लगी, आप इसमें पैसा लगा देते। बट आपने इसका डुओपोंट एनालिसिस किया, आप एक सीए के पास या सीएमए के पास गए, उसने आपको डुओपोंट एनालिसिस करके दिखाया और उसने बताया भाई फाइनेंशियल लेवरेज इसका 130% आ रहा है। तो इसमें पैसा लगाना बहुत ज़्यादा रिस्की है क्योंकि इसमें डेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये था हमारा डुओपोंट एनालिसिस। इफ़ एनी डिवीजन हैज़ हायर फाइनेंशियल लेवरेज दैट मीन्स कंपनी हैव हाई डेट एंड इन्वेस्टमेंट एंड दैट कंपनी में बी प्रूव्ड रिस्की। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करके देखते हैं हम। ये आपका मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 1 है डुओपोंट एनालिसिस का। ये आप डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट चैप्टर खोलोगे ना तो उसकी फर्स्ट इलस्ट्रेशन आएगी। कंपनी ए एंड बी है, दो कंपनियां, आपको देखना है कि इन दोनों में कंपनी में से आप किस कंपनी में पैसा लगाओ। ठीक है, आपको ये दोनों कंपनी की डिटेल्स दे रखी हैं। तो आप कैसे चेक करोगे? सबसे पहले आप देखोगे कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो हमारे पास परफॉर्मेंस चेक करने का एक मेथड हमें पता चल गया, तो हम ना वही लगा के देख लेते हैं। कौन सा मेथड हमें पता चल गया? आरओई पता चल गया, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो वही लगा के हम देखते हैं। नेट इनकम दे रखी है हमें 2000 कंपनी ए की और कंपनी बी की 2500। रेवेन्यू दे रखा है 8000, 20000। एवरेज एसेट्स दे रखे हैं 5000, 8000। एवरेज इक्विटी दे रखी है 2000 एंड 1000। तो सबसे पहले हम अपना ना नॉर्मल आरओई लगा के देखते हैं, डुओपोंट एनालिसिस अभी नहीं लगाते हैं। ठीक है, डिसीजन ऑन बेसिस ऑफ आरओई। सबसे पहले हम प्राइमा फेसी, मतलब सबसे पहले हम आरओई लगा के देख रहे हैं। कंपनी ए का देखते हैं। आरओई का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इक्विटी इनटू 100। अगर हमें क्वेश्चन में डेटा अवेलेबल है कि हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकें तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि ये बेटर फॉर्मूला है। बट अगर आपको क्वेश्चन में डेटा नहीं अवेलेबल इसका तो आपको अपना फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाना है, दैट इज़ अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी, जिसमें कि प्रेफरेंस शेयर्स नहीं आएंगे। ठीक है,
बट हमें ये वाला भी डेटा अवेलेबल है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय एवरेज इक्विटी इनटू 100। ये नेट इनकम को प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहते हैं ना, पैट नेट इनकम को। तो हमने ले लिया 2000 एंड 2500। यहाँ पे आ गया हमारा 2000, यहाँ पे आ गया 2500। एवरेज इक्विटी हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखी है 2000 एंड 1000, वो भी ले ली हमने 2000 एंड 1000। इंटू कर देंगे 100 से, तो हमारी अपना ROE कितना आ गया 100% और 250%। कंपनी ए का आया 100%, कंपनी बी का आया 250%। किसका ROE ज़्यादा है? कंपनी बी का। तो अगर हम ROE लगा के देखें तो हम ये डिसीजन बनाते हैं कि 250% वाली कंपनी दैट इज़ कंपनी बी में इन्वेस्ट करना बेनिफिशियल रहेगा। कंपनी बीज ROE इज़ हायर, वी शैल इन्वेस्ट इन कंपनी बी। बट वहीं हम अपना डुओपोंट एनालिसिस लगा के देखें, डिसीजन ऑन बेसिस ऑफ डुओपोंट एनालिसिस, तो ROE का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? नेट प्रॉफिट मार्जिन इंटू टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो इंटू इक्विटी मल्टीप्लायर। नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या देखा हमने? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है हमारे पास, मतलब नेट इनकम को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहते हैं 2000 2500 डिवाइडेड बाय सेल्स, रेवेन्यू को ही सेल्स कहते हैं, ठीक है। 8000 एंड 20000, 2000 डिवाइडेड बाय 8000, 2500 डिवाइडेड बाय 20000। उसके बाद हमने किसका फॉर्मूला लगाना है? टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो का। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो का हमने फॉर्मूला देखा था, सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स। तो वही लगाते हैं अभी, सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स। कंपनी ए की सेल्स कितनी है? 8000, एवरेज टोटल एसेट्स कितनी है? 5000। तो क्या आ जाएगा? 8000 डिवाइडेड बाय 5000। कंपनी बी की कितनी है? 20000 सेल्स एंड 8000 एवरेज टोटल एसेट, तो आ जाएगा 20000 डिवाइडेड बाय 8000, है ना। ये देख लेते हैं यहाँ पे, 8000 डिवाइडेड बाय 5000 एंड 20000 डिवाइडेड बाय 8000। फिर हमें तीसरा क्या लेना था? इक्विटी मल्टीप्लायर। इक्विटी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हमने क्या देखा? एवरेज टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय एवरेज इक्विटी। एवरेज टोटल एसेट्स 5000, एवरेज इक्विटी 2000। तो कंपनी ए का आ गया 5000 डिवाइडेड बाय 2000, कंपनी बी का आ गया 8000 डिवाइडेड बाय 1000, है ना। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, 5000 डिवाइडेड बाय 2000, 8000 डिवाइडेड बाय 1000। तो इसे अब सॉल्व कर लो, तो हमारे पास आया 0.25 इंटू 1.60 इंटू 2, यहाँ पे आया 1.25 इंटू 2.50 इंटू 8, ठीक है। यहाँ पे 250% इनकी वजह से आ रहा था और यहाँ पे 100% इनकी वजह से आ रहा था। यहाँ पे 2.50 है, ठीक है। तो अब देखो, कंपनी ए का ये हमारा था नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन है 25% एंड उसका टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो कितना है? 1.60, और उसका यानी कि 160%, और उसका इक्विटी मल्टीप्लायर कितना है? 2.50, ठीक है। अब कंपनी ए और कंपनी बी को कंपेयर करो तो इन दोनों में से आपको किसको देखना है? इक्विटी मल्टीप्लायर किसका ज़्यादा है, क्योंकि इक्विटी मल्टीप्लायर ज़्यादा होने से ही आपको ज़्यादा रिस्क होता है ना। जितना आपका इक्विटी मल्टीप्लायर मतलब फाइनेंशियल एवरेज हाई है, उतना आपको रिस्क होने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 8% है इक्विटी मल्टीप्लायर और यहाँ पे कम है, यहाँ पे 2.50 है आपका और यहाँ पे आपका 8% आ रहा है, 8 पूरा 8 आ रहा है और यहाँ पे 2.50 आ रहा है। तो किसका इक्विटी मल्टीप्लायर ज़्यादा आ रहा है? आपका कंपनी बी का इक्विटी मल्टीप्लायर ज़्यादा आ रहा है आपका। तो कंपनी बी में इन्वेस्ट करना रिस्की है आपका। कंपनी बी का ROE इसलिए हाई आ रहा था क्योंकि आपका कंपनी बी का इक्विटी मल्टीप्लायर हाई था, और कंपनी बी का और कंपनी ए का ROE इसलिए कम आ रहा था क्योंकि इसका इक्विटी मल्टीप्लायर लो था। अब अगर आप इसको कंपेयर करोगे, आप अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन को कंपेयर करोगे तो आप देखो कि आपका
इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन और इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन, और आप अगर टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो को कंपेयर करोगे तो इसका और इसका, भले इसका एसेट टर्नओवर रेशियो हाई आ रहा है और इसका कम आ रहा है, बट इसका जो इक्विटी मल्टीप्लायर है वो बहुत ज़्यादा है और इसका कम है। इसका इक्विटी मल्टीप्लायर बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे इन्वेस्ट करना सही डिसीजन नहीं रहेगा। कंपनी बीज ROE इज़ लार्जली डिपेंडेंट ऑन द इक्विटी मल्टीप्लायर, दैट इज़ फाइनेंशियल लेवरेज। कंपनी बी का ROE सबसे ज़्यादा हाई इसलिए आ रहा है क्योंकि उसका फाइनेंशियल लेवरेज बहुत ज़्यादा हाई है। कंपनी बी ऑल्सो हैव लेसर नेट प्रॉफिट मार्जिन, उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन भी कम आ रहा है। देखो इसका और इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपेयर करो, किसका हाई आ रहा है? इसका हाई आ रहा है। इसका तो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी कम है, सिर्फ इसका एसेट टर्नओवर रेशियो हाई है। In comparison to company A, while its total asset turnover ratio is moderately better than company A. Overall, because of high net profit margin and lesser impact of financial leverage on ROE, company A shall be preferred over company B. तो हमें company A में invest करना चाहिए। अब आपका एक मॉड्यूल का illustration है, केस नंबर 3, सॉल्व केस 3, पेज नंबर 450 पे। ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको ये करके मेरे को पिक भी भेजनी है। अब हमने एक मेथड तो पढ़ लिया जिसमें हमने पढ़ा ROE से आप किसी भी डिवीज़न या कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो। अब नेक्स्ट मेथड है हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या रहता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमने देखा कैसे निकलती है। अपने प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट पे वापस आ जाओ, ये रही हमारी प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये रही। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दो, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, लेस कर दो फिक्स्ड कॉस्ट, तो आपकी आ जाएगी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। MA में मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको ये फिगर्स क्वेश्चन में ही दे रखी होंगी, आपको निकालने के लिए नहीं कहेंगे। बहुत रेयर केसेस आपको निकालने के लिए कह दें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको ये निकालने के लिए कहेंगे, ठीक है। बट फिर भी हम एक सेफ साइड रख के अपना प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट वैसे भी हमें FM में तो करनी है, तो इसमें भी कर ही लेते, क्या ही दिक्कत है ना। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को डिवाइड कर देंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड से। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। समटाइम्स आपको क्वेश्चन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा होगा तो आपको उसे EBIT ही लेना है। ये कुछ ट्रिकी पॉइंट्स है जो क्वेश्चन में आपको फंसा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एक देखा था कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को और क्या कहते हैं? प्रॉफिट नेट मार्जिन भी, नेट इनकम भी कहते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को और क्या कहते हैं? नेट इनकम भी कहते हैं। और एक यहाँ पे हमें दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। नेक्स्ट, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपका कैसे निकलेगा? यहाँ पे भी हमने एवरेज क्यों लिया? क्योंकि ऊपर एक हमारी प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट की आइटम है, इनकम स्टेटमेंट की आइटम है और एक बैलेंस शीट की है, इसलिए हमने लिया, है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? अब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेट भी। इसमें अब लॉन्ग टर्म डेट भी क्यों आएगा? ये रीज़न बताओ अब मेरे को। नॉर्मल सा रीज़न है, जैसे कि पहले प्रेफरेंस शेयर का हमने रीज़न लिया था। अब यहाँ पे हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकाल रहे हैं ना, तो इंटरेस्ट तो लेस हुआ नहीं, तो लॉन्ग टर्म डेट भी तो नीचे आएगा। या फिर इसका दूसरे वे से आप मतलब ले लो कि यहाँ पे यहाँ पे एवरेज इक्विटी का हमने कैपिटल एम्प्लॉयड पढ़ा था, सॉरी हाँ, यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला कहाँ गया? ये रहा। यहाँ पे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में हम क्या ले रहे हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म डेट ले रहे हैं यहाँ पे। तो इसीलिए अगर नीचे लॉन्ग टर्म डेट आ रहा है तो ऊपर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ही आएगा ना, क्योंकि डेट के ऊपर ही हमें इंटरेस्ट मिलता है ना। तो यहाँ पे ऊपर इंटरेस्ट को माइनस क्यों करें हम? तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेंगे। जैसे हमने ROE के फॉर्मूला में देखा था, जहाँ पे नीचे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ रहा था वहाँ पे हमने ऊपर पैट लिया था, डिविडेंड को, प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस नहीं किया था। उसी तरह से यहाँ पे नीचे लॉन्ग टर्म डेट आ रहा है, इसीलिए ऊपर हमने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिया है। अब यहाँ पे नीचे लॉन्ग टर्म डेट आ क्यों रहा है? क्योंकि हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं, जितनी हमारी कंपनी में टोटल इन्वेस्टमेंट हुई है उसका रिटर्न निकाल रहे हैं। अब ज़रूरी थोड़ी है इन्वेस्टमेंट सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल से हुई हो या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से हुई हो, इन्वेस्टमेंट तो हमारी कंपनी में लॉन्ग टर्म डेट से भी होती है ना, तो वो भी लेंगे हम इसमें पूरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं। ऊपर तो सिर्फ रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल रहे थे, ठीक है।
Sometimes in question operating asset is given, then take operating asset equals to capital employed. Sometimes ना आपको क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एसेट दिया होगा, ठीक है, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड की ये सारी इन्फॉर्मेशन देने की जगह डायरेक्टली दे देगा ऑपरेटिंग एसेट्स, तो उस केस में आपको ऑपरेटिंग एसेट्स को ही अपना कैपिटल एम्प्लॉयड लेना है, ठीक है। अगर तो आपको क्वेश्चन में दे दिया कैपिटल एम्प्लॉयड, वेल एंड गुड है, कैपिटल एम्प्लॉयड उठा के डाल दो। अगर क्वेश्चन में दे दिया है ये सारी इन्फॉर्मेशन, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, इन सबको प्लस करके और डाल दो। अगर क्वेश्चन में इन दोनों में से कुछ भी नहीं दिया है बट आपको ऑपरेटिंग एसेट्स दे दिया है, तो ऑपरेटिंग एसेट्स ही आपके कैपिटल एम्प्लॉयड होते हैं, याद रखना ये बात, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों का डाउट्स ये भी आता है कि मैम क्वेश्चन में एवरेज कैसे लें, हमें ना ओपनिंग डिटेल्स दे रखी हैं ना क्लोजिंग डिटेल्स दे रखी हैं, तो उस केस में हमें अज्यूम करना पड़ता है, ये अजम्पशन लेते हैं हम कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेम रहेगा। जब देखो ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेम रहेगा ना, तो आप एवरेज लेके देखो, वो एवरेज वही आएगी जो आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग वैल्यू है। सोचो आपकी ओपनिंग है 10, क्लोजिंग वैल्यू है 10, डिवाइड कर देंगे 2 से एवरेज निकालने के लिए, करके देखो अपने अपने कैलकुलेटर पे, 10 + 10 डिवाइडेड बाई 2, वही वैल्यू आ जाएगी, 10 नहीं आ जाएगी आपकी। तो जहाँ पे आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिटेल्स नहीं दे रखी है, तो वहाँ पे आपको अज्यूम करना है, चाहो तो नोट डाला ना, वैसे ज़रूरत नहीं होती है, ये एक अजम्पशन ही चलती है ये हमेशा से कि उस केस में हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग को सेम मानते हैं, ठीक है। अब हमने देखा कि जहाँ पे आपको ऑपरेटिंग एसेट्स दिए होंगे उसे आपको कैपिटल एम्प्लॉयड लेना है, बट समटाइम्स क्वेश्चन ना और ट्रिकी खेलेगा, ना आपको कैपिटल एम्प्लॉयड देगा, ना ये डिटेल्स देगा, ना ऑपरेटिंग एसेट लिख के देगा, आपको ना ये डिटेल्स देगा। कौन सी हैं ये डिटेल्स? करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ की डिटेल्स देगा, उससे हम ऑपरेटिंग एसेट्स निकाल सकते हैं। करंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़ कर दोगे तो आपका ऑपरेटिंग एसेट्स आ जाएगा, ठीक है। अभी तक हम कितने फॉर्मूलाज पढ़ चुके हैं अपने? एक हम पढ़ चुके हैं ROE का, इसका लॉजिक मैंने आपको इतने अच्छे से बता दिया, ये तो लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम ROI का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, इसका भी लॉजिक अच्छे से क्लियर है, तो आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमने कुछ टर्म्स पढ़ी हैं, ये तो बेटा आपको याद ही रखनी पड़ेंगी कि EBIT को ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कह सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह ऑपरेटिंग एसेट्स भी आ सकता है, ऑपरेटिंग एसेट्स कैसे निकलता है, ठीक है। अब हमने 2 मेथड पढ़ लिए हैं डिविजनल परफॉर्मेंस मेजर करने का, एक हमने पढ़ा रिटर्न ऑन इक्विटी और एक हमने पढ़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब हम थर्ड मेथड पे अपने आने वाले हैं। कल की क्लास में हम इन तीनों मेथड के सम कर रहे होंगे, तो आपको ये मेथड अच्छे से रिवाइज भी करने हैं घर पे बैठ के। एक और मेथड है बेटा, मेथड नंबर 4, वो हम इन मेथड्स की प्रैक्टिस करने के बाद करेंगे, ठीक है। तो मेथड 3 हमारा क्या है? रेजिडुअल इनकम। रेजिडुअल इनकम को RI भी कहते हैं, जैसे उसे ROE ROI कहा था ना, उसी तरह से रेजिडुअल इनकम को RI कहते हैं। अब रेजिडुअल इनकम का मतलब क्या होता है? रेजिडुअल इनकम इज़ द कंसेप्ट क्लोजेस्ट टू द इकोनॉमिक कंसेप्ट ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। जो आपको रेजिडुअल मतलब बचा कुचा है ना, मतलब कि आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, इतना तो आपने सोचा भी नहीं था जितना आपको प्रॉफिट हो गया, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। कैसे होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट? देखो बेटा, जो आपको अपना रेट ऑफ रिटर्न दिया होता है ना, दैट इज़ KO, है ना, जो रेट ऑफ रिटर्न दिया होता है, कंपनीज रियल रेट ऑफ रिटर्न KO, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कि रिक्वायर्ड रेट, एंड एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू R, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एक आपको होता है, आपके पास होता है रेट ऑफ रिटर्न, ध्यान से समझो इसे, ठीक है, ये समझ लोगे, ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर हर कंसेप्ट समझो ना, तो बेटा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बर्डन नहीं होगा, क्योंकि दिमाग तो इतना सा ही होता है ना, उसमें क्या क्या याद रखोगे। तो इसलिए बेटर है कि समझो, कल को इंटरव्यू देने जाओगे, फर्म्स में, कंपनीज़ में काम करने जाओगे, तो समझा हुआ काम में आएगा, रट्टाफिकेशन काम में नहीं आएगा, ठीक है। आपको एक दिया होता है रेट ऑफ रिटर्न और एक आपके पास होता है, एक होता है आपका KO और एक आपका होता है R। अब इन दोनों में आपका क्या डिफरेंस है? KO मतलब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। एक आपके पास होता है R, या फिर जिसे आप कहते हो ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इन दोनों में मैम डिफरेंस क्या है?
KO और R में मैम डिफरेंस क्या है बेटा? KO मतलब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मतलब शेयर होल्डर चाहता है कि उसे इतना रिटर्न मिल जाए। जब हमने पैसा उठाया ना तो शेयर होल्डर को बोला कि हम तेको 10% रिटर्न देंगे, मतलब शेयर होल्डर की इच्छा है कि उसे 10% रिटर्न मिले, ये रिक्वायर्ड है, वो चाहता है कि 10% रेट ऑफ रिटर्न मिल जाए, दैट इज़ KO, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। बट एक्चुअल में उसे मिला 8%, दैट इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब जितना उसे एक्चुअल में मिला। KO मतलब जितना वो चाहता है, ROI मतलब जितना उसे एक्चुअल में मिला। तो इन दोनों के डिफरेंस को आप RI कहोगे, रेजिडुअल इनकम, जितना चाहता है और जितना मिला। इफ़ R इक्वल्स टू K, मतलब कि आप चाहते थे 10%, आपका KO था 10%, मतलब आप चाहते थे 10% मिले, और आपका ROI आया 10%, मतलब आपको मिला भी 10%। आप चाहते थे 10% और मिला भी आपको 10%, तो दैट इज़ कि आपका कोई भी RI आएगा ही नहीं, RI आपका नील आ जाएगा। RI मतलब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट होना चाहिए। इस केस में तो कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ, जितना मैंने सोचा था मुझे उतना ही मिल गया, तो काहे का प्रॉफिट हुआ? मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। आपने सोचा था मुझे 50 मार्क्स आएंगे कॉस्टिंग में और मुझे 50 मार्क्स ही आए, तो कुछ भी चमत्कार हुआ? सुपर नॉर्मल चीज़ हुई? सुपर एबनॉर्मल चीज़ हुई? नहीं हुई आपके साथ कुछ भी ऐसी चीज़। बट आपने सोचा कि आपके 50 मार्क्स आएंगे, बट भाई ये तो चमत्कार ही हो गया, मेरे तो 80 मार्क्स आ गए, कमाल ही हो गया। तो ये होगी ना सुपर नॉर्मल चीज़, है ना, अलग से चीज़ हो गई ना ये आपके साथ। तो उसी तरह से आपको आपका KO था 10%, बट आपका ROI आ गया 12%। तो ये बीच का ये जो 2% है ना, ये आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। इसे ही हम कहते हैं RI, रेजिडुअल इनकम, जो हमने सोची भी नहीं थी वो हमें हो गई। ठीक है, अगर आपका R और K इक्वल है तो कोई आपका ROI 0 है, बट अगर आपका R बड़ा है K से तो वो आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हुआ है। उस केस में आपका RI ग्रेटर देन 0 रहने वाला है। वो तो देखेंगे ना कितना रहेगा, 2, 3, 4, 5 कितना रहेगा, बट इतना पता है कि 0 से ग्रेटर रहने वाला है। रेजिडुअल इनकम निकलती कैसे है? EBIT माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू KO। अब ये फॉर्मूला हमारा कैसे आया है? रेजिडुअल इनकम का फॉर्मूला EBIT माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू KO। EBIT क्यों लिया हमने यहाँ पे? मैंने क्या बोला? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ग्रेटर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट माइनस करना है आपको अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यानी कि K। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का क्या फॉर्मूला होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में हम EBIT को ही देखते हैं ना, अपने EBIT को देखते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में, तो इसीलिए हमने यहाँ पे अपना EBIT लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू KO क्यों लिया? KO मतलब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, इतना हमने सोचा था हमें इतना रिटर्न मिलेगा, मैंने सोचा था 10% मिलेगा। मैंने कैपिटल एम्प्लॉय की 10 लाख की, उसके ऊपर उन्होंने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बोला 10% आपको मिल जाएगा, तो मतलब मैंने सोचा था मुझे 1 लाख मिलेगा, बट EBIT मुझे मिला, असल में मेरे को कितना मिल गया? 2 लाख। तो 2 लाख माइनस 1 लाख करोगे तो आपका रेजिडुअल इनकम कितना आ रहा है? 1 लाख। ऐसे बनाएंगे फॉर्मूला। EBIT क्यों लिया? क्योंकि हमें लेना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट EBIT पे ही बेस्ड होता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की उसके ऊपर आपको कितनी रिटर्न मिली। तो इन्वेस्टमेंट में तो हम सब चीज़ें लेते हैं ना, तो EBIT लेने वाले हैं ना हम यहाँ पे। तो और यहाँ पे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मतलब हमने कितना सोचा था मिलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू KO करेंगे तभी, है ना। फॉर्मूला समझ आ गया? नहीं समझ आया तो आप लर्न भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ये थे हमारे 3 मेथड्स डिविजनल परफॉर्मेंस को मेजर करने के। कौन से 3 मेथड देखे? एक बार शुरू से देखते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग पढ़ा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब आपने जो कॉस्ट अकाउंटिंग की है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाए हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बनाए हैं, उसे आपको एनालाइज करना है फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग।
उसे हम कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें हम अपना आज मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया, दैट इज़ डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट। डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट मतलब बिग ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिविजन्स होती हैं, जिसे हम डिसेंट्रलाइज्ड डिविजन्स बना देते हैं। मतलब डिफरेंट डिसीजन एज अ डिफरेंट कंपनी ही ट्रीट की जाती हैं। ये अपने डिसीजन के लिए खुद जिम्मेदार होती हैं, ये एक प्रॉफिट सेंटर बन जाती हैं। ठीक है, अब इन डिफरेंट डिविजन्स के हमें परफॉर्मेंस मेजर करनी है कि कौन सी डिवीज़न कैसा परफॉर्म कर रही है। तो उसके लिए हमें कुछ मेथड्स चाहिए इनकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। तो 4 मेथड्स होते हैं, जिसमें से आज हमने 3 मेथड्स पढ़े और एक मेथड का हमने सम भी करके देखा है। कौन कौन से मेथड पढ़े हमने? रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रेजिडुअल इनकम। ये 3 तरह के मेथड पढ़े हैं हमने। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी इनटू 100, जिसमें से हमने देखा कि प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर हम प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट से निकालते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट कैसे बनती है? सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, लेस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू ईबीआईटी, लेस इंटरेस्ट इक्वल्स टू ईबीटी, लेस टैक्स इक्वल्स टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसे हम नेट इनकम भी कहते हैं, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड इक्वल्स टू अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये चीज़ें हमने पढ़ी और हमें पता चल गया कि अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कैसे निकलता है। उसे हमें डिवाइड करना है, टोटल इक्विटी से डिवाइड करना है। अब यहाँ पे टोटल इक्विटी मतलब कि यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर नहीं लेंगे हम। अगर इंडियन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो इक्विटी मतलब भाई रिजिड इक्विटी है, तो इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहाँ से आ जाएगी? तो इसमें सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस लेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे बना था? नॉर्मल सी बात होती है, जितनी हम इक्विटी अपनी इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर जितना हमें रेट ऑफ इक्विटी मिलेगा इक्वल्स टू हमें अर्निंग आ जाएगी। अब हमें ये निकालना है, तो अर्निंग डिवाइडेड बाय इक्विटी कर देंगे, हमारे पास हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने देखा था कि ऊपर हमने देखा कि इसमें हमने प्रेफरेंस नहीं लिया था, बट इस केस में हम अपना प्रेफरेंस ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं हम इस केस में अपना प्रेफरेंस? क्योंकि हमने देखा कि यूएस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर सही तरीक़ों से देखा जाए तो प्रेफरेंस भी इक्विटी का पार्ट बनता है। तो हमने देखा कि हमने इसका फॉर्मूला रखा नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज इक्विटी इनटू 100। अब यहाँ पे हमने इक्विटी तो देख लिया क्यों आया, फिर हमने देखा कि यहाँ पे नेट इनकम क्यों आया। नेट इनकम इसलिए आया क्योंकि नीचे हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिया है, तो ऊपर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेंगे ना, क्योंकि हमें अभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का भी डिविडेंड लेना है, तो उसे माइनस नहीं करना है। और फिर हमने देखा कि यहाँ पे एवरेज क्यों आया, क्योंकि जब हमारे पास एक जगह पे प्रॉफिट एंड इनकम स्टेटमेंट के आइटम हो और एक बैलेंस शीट की आइटम हो, उस केस में हमें एवरेज लेना पड़ता है। फिर हमने अपने आरओई के फॉर्मूला का ब्रेक डाउन किया, उसे टुकड़ों में तोड़ दिया, जिससे हमें पता चला कि आरओई मेनली इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। और भी चीज़ों पे डिपेंड करता होगा, बट सबसे ज़्यादा यही 3 चीज़ें आरओई को इफेक्ट करती हैं। नेट मार्जिन, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो और इक्विटी मल्टीप्लायर। नेट मार्जिन का फॉर्मूला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट, इक्विटी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला एवरेज टोटल एसेट डिवाइडेड बाय एवरेज इक्विटी। नेट मार्जिन हमें क्या बताता है? कंपनी की प्राइसिंग पावर कितनी है। जितनी ज़्यादा नेट मार्जिन होगा मतलब कंपनी उतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो में बताता है कि कंपनी अपने रिसोर्सेज को कितना इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रही है, मतलब कि कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं और उसके ऊपर वो रिटर्न कितना ले सकती है। जितना टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो हाई होगा उतना ज़्यादा हमारी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इक्विटी मल्टीप्लायर मतलब फाइनेंशियल लेवरेज, ये हमें बताता है। फाइनेंशियल लेवरेज मतलब अगर कंपनी ने बहुत ज़्यादा डेट ले रखा है तो उसका फाइनेंशियल लेवरेज बहुत हाई होगा, और किसी भी कंपनी में ज़्यादा डेट होना अच्छी बात नहीं होती है। तो जितना हाई आपका फाइनेंशियल लेवरेज होगा उतना कंपनी रिस्की है, उसमें इन्वेस्ट करना रिस्की है। तो इफ़ एनी डिवीजन हैज़ हायर फाइनेंशियल लेवरेज, इवन कि उनका जो आरओई है वो हायर आ रहा है, बट उनका आरओई फिर फाइनेंशियल लेवरेज की वजह से हायर आ रहा है, इसीलिए उस कंपनी में इन्वेस्ट करना रिस्की प्रूव हो सकता है। वो हमने एक इलस्ट्रेशन से समझ लिया था कैसे हुआ है ये सब। फिर हमने अपना मेथड 2 देखा,
डिविजनल परफॉर्मेंस को मेजर करने का, तो वो मेथड था हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? अब इन्वेस्टमेंट मतलब जितना भी कंपनी में इन्वेस्ट हुआ है, तो सिर्फ शेयर कैपिटल से कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, लॉन्ग टर्म डेट भी आते हैं। तो इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म डेट हर चीज़ आएगी। तो यहाँ पे एवरेज इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड हमने ले लिया, शेयर कैपिटल नहीं लिया, यहाँ पे हमने कैपिटल एम्प्लॉयड लिया है, जितनी भी कैपिटल लगी है हमारी बिजनेस में। अब नीचे अगर लॉन्ग टर्म डेट भी आ रहा है तो ऊपर तो EBIT आना चाहिए ना, इंटरेस्ट को लेस क्यों करें? तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आएगी यहाँ पे। और यहाँ पे एवरेज क्यों लिया था? क्योंकि एक इनकम स्टेटमेंट की आइटम है और एक बैलेंस शीट की आइटम है। उसके बाद हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज देख ली कि किसे क्या कहते हैं। EBIT होगा, अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा तो उसका मतलब EBIT ही होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हमने देख लिया। समटाइम्स क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह हमें ऑपरेटिंग एसेट्स दे देगा, तो हमें ऑपरेटिंग एसेट्स को ही कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। ऑपरेटिंग एसेट्स निकालने का फॉर्मूला समटाइम्स हमें ये इन्फॉर्मेशन दी होती है तो ऑपरेटिंग एसेट खुद से निकालने पड़ते हैं, दैट इज़ सारे एसेट्स, ऑल एसेट्स, यानी करंट एसेट प्लस फिक्स्ड एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़। थर्ड मेथड हमने देखा था रेजिडुअल इनकम का। अब रेजिडुअल इनकम का मतलब होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब जितनी हमने इनकम सोची भी नहीं थी उतनी हाई इनकम हो गई। अगर यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है KO और एक होता है हमारे पास ROI। KO मतलब कि जितना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जितना मैंने सोचा था मुझे रिटर्न होना चाहिए, और ROI मतलब कि मुझे असल में कितना रिटर्न मिला। अगर आपका ROI और KO इक्वल है, मतलब कि आपने सोचा आपको 10% मिलेगा और आपको रियल में भी 10% मिला, तो आपको कोई भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो मतलब आपका रेजिडुअल इनकम इक्वल्स टू 0 आ रहा है। बट आपने सोचा कि आपको 10% मिलेगा बट आपको मिल गया 12%, तो यहाँ पे आपकी कुछ ना कुछ रेजिडुअल इनकम आ रही है। तो मतलब अगर आपका ROI KO से बड़ा है, हाई है, तो मतलब आपका रेजिडुअल इनकम ग्रेटर देन 0 रहने वाला है। अब ये रेजिडुअल इनकम निकालते कैसे हैं? EBIT माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू KO। यहाँ पे EBIT हमने क्यों लिया? क्योंकि हमने देखा था यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगी, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट के ऊपर मुझे कितनी अर्निंग हुई, तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो अर्निंग होती है उसे EBIT ही तो कहते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ही तो कहते हैं। तो यहाँ पे लिया EBIT और यहाँ पे लिया हमने कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू KO, मतलब कि जितना मैंने सोचा था, मैंने 10 लाख लगाई थी और मैंने सोचा था मुझे 10% मिलेगा। KO मतलब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जितना मैंने सोचा था, तो 10 लाख इंटू 10% करेंगे तो 1 लाख आएगा ना। और अगर EBIT 2 लाख है तो 2 लाख माइनस 1 लाख, तो मेरी रेजिडुअल इनकम आ जाएगी 1 लाख। ये आज के सारे कंसेप्ट थे जिसे हमने फटाफट से सारी रिवाइज भी कर लिया। अब हम मिलेंगे अपनी कल की क्लास में। आपको जो मैंने होमवर्क दिया है सॉल्व्ड केस नंबर 3, वो आपको सॉल्व करके आना है, और आपको होमवर्क वीडियो अपने लास्ट में मिल जाएगी, और आपको सारे होमवर्क करके मुझे DM भी करना, उनकी पिक भी भेजनी है अपने होमवर्क की। इनफ फॉर द टुडे, मिलते हैं कल की क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।